हेलो स्टूडेंट्स, देखो हमारे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अभी तक हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन कर लिया है। लास्ट क्लास में लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर्स में लोगों ने तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस किया था, एक इंटरनल एनर्जी, एक हीट और एक वर्क। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि अगर कोई भी सिस्टम आपके पास एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट एक्सपैंड कर रहा है या उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसके लिए एक पीवी वर्क होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V2 माइनस V1। अभी हम इनिशियल लेवल पे सिर्फ इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, लेकिन फाइनली बाद में हम लोग क्या किया करेंगे, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हम डिराइव करने वाले हैं। अभी हम आगे चल के प्रोसेसेस जब कवर करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे इसके और फॉर्म्स की। बट हाल फिलहाल अभी हम जिस लेवल पर है, हमें एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट वर्क डन का फॉर्मूला क्या याद रखना है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। लास्ट क्लास हमने इनके साइंस की भी बात की थी कि अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है तो वो कैसा होगा? नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तो वो कैसा होगा? आपका पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हमने हीट की भी बात की थी, अगर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम तो वो क्या होगी? नेगेटिव, एंड हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव। तो आओ आज हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किसकी बात करते हैं? लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक, तो ओवरऑल हमारे पास टोटल 4 लॉज होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के। जिसमें सबसे पहला लॉ है दैट इज जीरोथ लॉ। कौन सा लॉ है ये? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो इसको जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी थी, हाँ, वो बाकी लॉज के बाद में हुई थी और ये एक फंडामेंटल लॉ है, इसलिए इसका नाम ने क्या रखा है? जीरोथ लॉ रखा है। ये बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। ये आपसे बोलता है कि अगर आपके पास कोई एक सिस्टम है A, ठीक, ये कोई दूसरा सिस्टम है B और ये कोई तीसरा सिस्टम है C, तो कहता है कि अगर A और B आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? A का टेम्परेचर और B का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सिमिलरली A और C ये दोनों भी किस में है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब A का टेम्परेचर और C का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? सेम। तो जो आपका B और C है ये दोनों भी आपस में किस में होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी इन दोनों का टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम। बस यही क्या होता है? आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है। हम इसको लिख सकते हैं सिंपल वर्ड्स के अंदर कि इफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू सिस्टम्स are in thermal equilibrium with two other systems। तो 2 अदर सिस्टम्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? B and C सेपरेटली। तो दोनों से ये क्या है? अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है। देन बोथ the systems will also be in thermal equilibrium with each other। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट है आपके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अगर 2 सिस्टम अलग अलग एक ही सिस्टम से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों सिस्टम आपस में भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक, चलो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की। थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंस है क्या, वो हम डिस्कस करते हैं। अभी देखो यहां पर तो हमने सिर्फ बात की किसकी? थर्मल इक्विलिब्रियम की, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? आपके पास किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने के लिए टोटल 3 टाइप के इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। तो जो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है वो मैं आपको बताऊं। देखो, एक तो होता है आपके पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। जो दूसरा टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम होता है दैट इज योर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, या केमिकल की जगह आप इसको रादर मटेरियल इक्विलिब्रियम बोलो, केमिकल नहीं बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल इक्विलिब्रियम। तो उसमें सारे टाइप के इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। और जो थर्ड इक्विलिब्रियम होता है दैट इज योर थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या होता है?
थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टोटल 3 टाइप के आपके इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक मटेरियल इक्विलिब्रियम और एक थर्मल इक्विलिब्रियम। अब देखो नाम से पता लग रहा है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बताओ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा? जहां पर सारे फोर्सेस क्या होंगे? बैलेंस्ड होंगे। अगर हम हमारे रिस्पेक्ट में बात करें तो हम यहाँ पर गैसेस से जनरली डील किया करेंगे। तो जब सिस्टम के अंदर सारे प्रेशर सेम हो चुके होंगे, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर सेम हो चुका है, तब आपका सिस्टम कहां पर आ चुका होगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। तब सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि व्हेन प्रेशर इज सेम, अगर आप सिंपल टर्म्स में डिफाइन करना चाहो किसी गैस के लिए, अगर हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर जब सेम होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सेम इसी तरह से मटेरियल इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम के अंदर प्रेजेंट सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो चुकी हैं, उनकी कंसंट्रेशन में आपको फर्दर कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग कौन सा इक्विलिब्रियम बोलते हैं? मटेरियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो ये आपका सेकंड टाइप का इक्विलिब्रियम है, मटेरियल इक्विलिब्रियम। और थर्मल इक्विलिब्रियम तो आपको दिख ही रहा है, आपने भी डिस्कस किया, जब आपके टेम्परेचर्स क्या हैं? सेम। तो जो भी दो सिस्टम कांटेक्ट में है, दो चीजें कांटेक्ट में है, अगर उनके टेम्परेचर सेम है तो उसे हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे, मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो 3 अलग अलग कैटेगरीज होती है। अब अगर कोई दो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होना है, किस में होना है? इक्विलिब्रियम में होना है, तो तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम क्या करने चाहिए? एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी हम उन दो सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर तीनों इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तभी हम दो सिस्टम्स को किसके अंदर बोल सकते हैं? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। अगर आप ये सोचो कि एक एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी दोनों नहीं कर रहे, तो फिर वो दोनों सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होंगे। तो छोटी सी कंडीशन होती है, आप ध्यान रखना, इसको आप पॉइंट बना के लिख देना। फॉर टू सिस्टम्स टू बी, या फॉर अ सिस्टम टू लिख देना आप सिंपल, फॉर अ सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, all the 3 equilibria must exist simultaneously. They must occur simultaneously. तो तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम एक साथ आने चाहिए, तभी आपका सिस्टम किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। तो जीरोथ लॉ से तो आपको इतनी चीज सीखनी है कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के 3 टाइप होते हैं, जब तीनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे तभी आपका सिस्टम किस में होगा? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। और इसके बाद हम मूव करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपके बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा काम में आने वाला है, और जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आप हेडिंग डालें नेक्स्ट पर, दैट इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आगे अगले 3-4 लेक्चर तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही खेलते रहेंगे। एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर के अब हम पार्ट्स पर आ चुके हैं। इस चैप्टर को हम मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिस्कस करते हैं। जो आपका पहला पार्ट था वो था बेसिक टर्म्स प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं इसे प्यार से FLTD बुलाता हूं, आप चाहो तो साथ में इसकी शॉर्ट फॉर्म भी लिख देना। कुछ लोग इसको फ्लोट भी बोलते हैं, मैं इसको FLTD बोलता हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ लोग उसको फ्लोट भी बोलते हैं, तो सब एक ही बातें हैं शॉर्ट फॉर्म बोलने के लिए। तो हम पहले पार्ट में कवर करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसके एप्लीकेशन की, कहां कहां आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपके काम में आता है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, जहां पर हम मिलेंगे एक टर्म दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जिसको आपको समझना होगा, यूज करना होगा। वो जेईई के वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स के अंदर है, उससे क्वेश्चन पूछने की बड़ी खलबली मची रहती है जेईई के अंदर। और जो थर्ड पार्ट आप पढ़ोगे दैट वुड बी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पर हम एक और नए टर्म से मिलेंगे दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। तो ओवरऑल इन 3 पार्ट्स के अंदर में चैप्टर को पढ़ेंगे, तीनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब एडवांस में क्वेश्चन आता है तो इन तीनों को क्लब करके भी आ सकता है या फिर किसी एक टॉपिक से भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर, ये तो मैं आपको स्टैम्प पे लिख कर दे सकता हूं। तो बहुत ध्यान से पढ़े। अब हम इस चैप्टर के पहले पार्ट में एंटर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
सबसे पहले बात करते हैं ये लॉ क्या होता है। ये लॉ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। बताओ एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये ऐसा कहता है कि एनर्जी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आप सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर सकते हो? दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आपको यहां पर इसके बारे में लिखना है, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। अब एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूं, वो आप अच्छी तरह जानते हो। मैंने आपको बता भी दिया है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये कोई एक्सपेरिमेंटल लॉ नहीं है, ये एक्सपीरियंस से बनाया गया लॉ है। चीज़ों को देखकर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए उन सबके बेसिस पर इस लॉ को जनरेट किया गया है। तो देखो क्या किया, कैसे जनरेट किया, वो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं, एक्चुअली मतलब कंसेप्ट बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे फर्स्ट लॉ एग्जिस्टेंस में आया। आप देखो क्या किया जाए। चलो मैं अपनी बात करता हूं। मैं अभी यहां खड़ा हूं, ठीक, मैं यहां खड़ा हूं, मेरी अभी एक स्टेट है, इसको मैं स्टेट 1 बोल रहा हूं, ठीक है। अब मैंने चलना शुरू किया 1 2 3 4। बताओ मेरी स्टेट चेंज हुई या नहीं? पोजीशन चेंज हुई तो स्टेट चेंज हुई या नहीं? नहीं हुई, हो गई ना। हमारी स्टेट का मतलब क्या है? मैं यहां खड़ा था तो मैं एक स्टेट में था, मैं यहां आ गया तो मैं दूसरी स्टेट में आ गया, मतलब मेरी पोजीशन चेंज हुई। अच्छा बताओ, जब मैं यहां से और मैं यहां पर आया हूं तो क्या मैंने कोई वर्क किया? बताओ वर्क मैंने कैसे किया? उस वर्क को करने मैंने क्या चीज यूज की होगी? अच्छा ये पोडियम दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे एक पोडियम रखा हुआ है। अगर मैं जंप करके इस पे कूद जाऊं, मैं भी यहाँ खड़ा हूं, मैं जंप करूं और इसके ऊपर आ जाऊं, तो आप मुझे बताओ मैंने इस प्रोसेस में मेरी स्टेट बदली होगी या नहीं बदली होगी? बदली होगी। बताओ यहां से यहाँ पहुंचने में मैंने कुछ वर्क किया होगा या नहीं किया होगा? किया होगा। बताओ उस वर्क को करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। वो एनर्जी कहां से मिली होगी? हाँ, अंदर से। वेरी गुड। कहां से मिली होगी? अंदर से। बहुत अच्छा आंसर है भाई। है क्या? मैं जो भी काम कर रहा हूं उस काम को करने के लिए मुझे एनर्जी कहां से मिल रही है? अपनी बॉडी से मिल रही है, अपने अंदर से मिल रही है। इसको हम कौन सी एनर्जी बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो ये समझने की आप कोशिश करो कि जब भी कोई सिस्टम कुछ भी काम करेगा, जब वो अपनी स्टेट को बदलेगा, तो सबसे पहला चेंज किसके अंदर आएगा? उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर आएगा। अगर मैं यहां से जंप करके यहां पहुंचता हूं तो सबसे पहले मेरी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, या तो वो बढ़ जाएगी या फिर वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक। अच्छा चलो मैं यहां खड़ा हूं, आपने यहां पे आग लगा दी, तो बताओ मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी क्या कर रही है? हीट स्टोर कर रही है। बताओ वो जो हीट स्टोर होगी, वो जो हीट जा रही है मेरी बॉडी के अंदर, वो किस फॉर्म में जाएगी? किसके अंदर जाकर स्टोर होगी? मतलब आप कुछ खाते हो, पढ़ा ना आप लोग, खाते हो तो एनर्जी जनरेट होती है, तो एनर्जी जाती कहाँ है? हाँ, वो वापस से ये करती है आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है। एक तरीके से आप खा रहे हो, खाने से क्या होता है? फूड का अपनी बॉडी के अंदर कंबस्टन होता है, उससे हीट जनरेट होती है, एनर्जी, उसका हमारी बॉडी क्या करती है? यूज करती है फिजिकल वर्क करने के लिए। तो क्या होता है कि जैसा आपने सीखा है, एनर्जी ट्रांसफर के कितने मोड्स होते हैं बताओ? हीट और वर्क, 2 मोड्स होते हैं। तो जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बदल रही है तो उस केस में क्या हो रहा है भाई? इंटरनल एनर्जी भी तो एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रांसफर के कितने मोड्स हैं? 2। तो या तो आप एनर्जी वर्क के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर किसके थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो? हीट के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हो। बोलो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सा फंडा है कि जब सिस्टम अपनी स्टेट बदलता है तो सबसे पहला चेंज आपको किसके अंदर ऑब्जर्व होता है? उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज ऑब्जर्व होता है। तो पहले इस बात को लिखते हैं हम यहाँ पे कि व्हेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, लिखना शुरू करें आप। व्हेन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम चेंजेस, इट्स इंटरनल एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, ऑल्सो चेंजेस, ठीक। फिर आप आगे कंटिन्यू करें कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम
दैट इज हम डेल्टा यू की बात कर रहे हैं, कैन बी ब्रॉट अबाउट इन 2 ways। ठीक, एक सिस्टम की एनर्जी को आप 2 तरीके से चेंज कर सकते हो, और वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका तो मैंने आपको बताया। अब आप देखो, मैं जब उछल के इस पोडियम पे जा रहा हूं तो इसके 2 तरीके हैं, या तो मैं खुद पोडियम से उछल, मतलब ग्राउंड से उछलकर इस पोडियम पर आऊं, या फिर कोई मुझे उठाकर इस पोडियम पर रख दे। दोनों ही केस में बताओ मेरी एनर्जी चेंज होगी या नहीं होगी? मेरी स्टेट बदल गई है। एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, तो एनर्जी भी क्या होगी आपकी? चेंज होगी। तो एक तरीका तो क्या है कि या तो सिस्टम खुद वर्क करे, मैं खुद उछल के यहां जाऊं तो सिस्टम ने वर्क किया, या कोई मुझे उठा के यहां रख दे तब सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ। तो पहला तरीका क्या है? आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो या तो सिस्टम खुद काम कर रहा है, या फिर सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, कोई और एक्सटर्नल एजेंट आके काम कर रहा हो। या फिर दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा मोड क्या एनर्जी एक्सचेंज करने का? हीट। तो या तो सिस्टम हीट रिलीज करे, या फिर सिस्टम क्या करे? हीट एब्जॉर्ब करे। तो सेकंड तरीका क्या होगा? आइदर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम और absorbed by the system। समझ में आ रहा है? तो एक तरीका तो है वर्क, जिसको हम W से लिख लेते हैं यहां पे, और दूसरा तरीका है हीट। तो सिंस एनर्जी ट्रांसफर के 2 ही मोड्स हैं और हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जितना भी चेंज होगा, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू, बताओ वो किसके इक्वल होगा? टोटल हीट एक्सचेंज प्लस टोटल वर्क डन, दैट इज Q प्लस W के इक्वल होगा। और यही क्या है? आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको सारी कहानी याद नहीं रखनी है, तो आपको समझाने के लिए था कि कैसे हमने इस लॉ को बनाया। अब आपको सिंपल चीज याद रखनी है कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी में जो चेंज होगा वो Q प्लस W के इक्वल होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, आप जब भी इस इक्वेशन को यूज करोगे, यहां पर सारी वैल्यूज विद साइन यूज करोगे। कैसे यूज करोगे? विद साइन यूज करोगे। यहां पे आप पॉइंट या नोट डाल के लिख देना, यूज ऑल वैल्यूज विद साइन। बात नंबर 2। और बात नंबर 3, इस इक्वेशन को यूज करने में आप साइन की गलती करो नहीं करो, 2 ही गलतियां कर सकते हो। एक साइन की, उससे भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गलती है यूनिट्स की। यहां पर जितने भी लोग क्वेश्चन गलत करके आते हैं वो इस चीज पर करके आते हैं कि वो यूनिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे घर के बाहर लिखा होता है बिवेयर ऑफ डॉग्स, वैसे आप यहाँ पर लिखें बिवेयर ऑफ यूनिट्स। ये काट लेंगी तो आपको इंजेक्शन भी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि आप आंसर सीधा क्या करके आओगे? गलत करके आओगे। अगर आप वर्क को जूल में लिख रहे हो तो इसको भी जूल में लिखो, इसको भी जूल में लिखो। अगर आप वर्क को एटीएम लीटर में लिख रहे हो तो फिर आप इसको भी, सबको सेम यूनिट में लेकर आओ। कैलोरी कैलोरी कैलोरी, एटीएम लीटर एटीएम लीटर एटीएम लीटर, जूल जूल जूल। गलती से भी 2 चीजों की यूनिट अलग यूज मत कर लेना, आंसर्स कभी नहीं आएंगे। और ये सबसे कॉमन गलती है जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते टाइम करते हैं। ध्यान रखोगे? कोई दिक्कत है? लॉ समझ में आया? चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम क्वेश्चंस के थ्रू शुरू करते हैं। एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं हम कैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे। तो देखो हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। The question is, a system expands from 5 liter to 10 liter against
a constant external pressure of 2 atm। ठीक, और आपको क्या करना है, if it absorbs जूल ऑफ एनर्जी, या हीट लिख रहा हूं रादर में, ड्यूरिंग द प्रोसेस कैलकुलेट डेल्टा यू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको इसके लिए डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। चलो आप कैलकुलेट करो, जब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन तैयार करता हूं। तो देखो, आपका एक सिस्टम है which expands from 5 लीटर to 10 लीटर against a constant external pressure of 2 atm। ठीक, तो 2 atm तो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, और उस प्रेशर के अगेंस्ट आपका सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ रहा है कितना, 5 से 10 लीटर, यानी 5 लीटर चेंज है, एक्सपेंशन हो रहा है ना, डेल्टा वी के लिए पॉजिटिव आएगी। तो बताओ क्या आप यहाँ से वर्क डन निकाल सकते हो? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, V2 माइनस V1। तो देखो -2 इंटू डेल्टा वी है 5, आंसर आ गया -10 atm इंटू लीटर। इस प्रोसेस में सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की, 800 जूल किया। आपको चेंज निकालना है इंटरनर्जी में, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होगा, Q प्लस W होगा। बोल होगा? अब आप मुझे बताओ, Q की वैल्यू 800 और वर्क आपने रख दिया -10, तो आंसर आ गया आपके पास कितना, 790। यही आएगा। जिसने कर दिया उसने गलती क्या की, ये atm इंटू लीटर है, ये जूल है। आप हमेशा जब भी इस इक्वेशन को यूज करो, एक बार ये चेक करो कि आपने यूनिट्स चेंज की हैं या फिर नहीं, जरूरत है या नहीं। तो जरूरत है, देखो हीट तो है 800 जूल, 800 जूल, चलिए ठीक है, हीट कितनी है आपकी, 800 जूल है, प्लस वर्क कितना है, -10। अब यह atm इंटू लीटर, इसको किस में बदलना पड़ेगा, जूल में। तो बताओ 1 atm इंटू लीटर कितना होता है, 101.3 जूल होता है। अब आप देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 800 माइनस ये कितना हो गया, 1013 जूल। कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -213 जूल। समझ में आता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको वैल्यूज प्लेस करनी है, लेकिन यूनिट्स में आपको खिलाया जा सकता है, यूनिट्स का आप स्पेसिफिकली ध्यान रखें। हो गया, कोई डाउट? आओ मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये अगला क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ दूं आपके लिए, क्योंकि मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है। फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस इन विच डेल्टा यू इज 300 जूल, दिस इज नॉट 800, दिस इज 300, एंड इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ हीट undergoing expansion against 0.5 bar pressure. You have to calculate change in volume. ठीक, ट्राई करो, तब तक आपके लिए एक और क्वेश्चन तैयार कर देता हूं, है ना। चलो आंसर इसका आ रहा है 2। अगर एक्सपेंशन है तो +2 होगा, और कंप्रेशन है तो क्या होगा आपका, -2 होगा, ना, अगर साइन के साथ आपने निकाला है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q प्लस W। डेल्टा यू आपको दिया है, Q दिया है, W आपने कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा यू के लिए है 300, Q कितना है, देखो एब्जॉर्ब्स है, तो हम +400 लेकर चलेंगे। तो ये वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, दैट इज डेल्टा V। तो आपको एक्सटर्नल प्रेशर भी दिया है कितना, 0.5 बार। सब यहीं पर आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये है बार में, जबकि ये है जूल और ये है जूल, तो है ना। अब यूनिट्स की गलती को अवॉइड करने के लिए क्या करो, यूनिट्स लिखना शुरू कर दो, इंटू डेल्टा V, और ये वॉल्यूम आपका होगा लीटर में, क्योंकि आपसे लीटर के अंदर दिया हुआ है। ठीक, तो ये हो गया 0.5 इंटू डेल्टा V बार इंटू लीटर, ये जूल, ये बार इंटू लीटर। ये तो बहुत नाइंसाफी है, मतलब आपको बार इंटू लीटर को किसमें बदलना पड़ेगा, जूल्स में बदलना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ 1 बार इंटू लीटर कितना होता है,
वेरी गुड। 1 बार इंटू लीटर कितना होता है? 100 जूल होता है। इसकी जगह 100 जूल लिख दो। तो अब देखो इक्वेशन क्या बना? 300 इज इक्वल्स टू 400 माइनस 0.5 इंटू 100 इंटू डेल्टा वी। सही है? तो 0.5 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। इस टर्म को इधर भेजो, 300 को इधर लाओ, तो 50 इंटू डेल्टा वी बताओ किसके इक्वल होगा? 100। 400 में से 300 गया, तो बताओ डेल्टा वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? और वो भी प्लस आ रही है, मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पर? एक्सपेंशन। देखो साफ साफ लिख ही रहा है क्वेश्चन में कि एक्सपेंशन हो रहा है, तो -2 तो कभी आ ही नहीं सकता। तो अगर आपका -2 आया मतलब आपने फिर से कोई ना कोई मिस्टेक की है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत सिंपल है। फर्स्ट लॉ में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक साइन कन्वेंशन और दूसरा यूनिट्स, फिर आप इसके क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करोगे। अभी तुम इसका बेसिक एप्लीकेशन देख रहे हैं, जब हम आगे चल के अलग अलग टाइप के प्रोसेस कवर कर लेंगे तो उनके अंदर दोबारा से इसको हम लोग यूज किया करेंगे। तो ये 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जहां पर आप किसमें मिस्टेक कर सकते हो? यूनिट्स में मिस्टेक कर सकते हो। मेरे पास आपके पास एक और कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है जहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। ऑल्दो ये कैटेगरी फर्स्ट लॉ के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन ये वर्क डन के ऊपर बेस्ड है। तो आओ देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं जिनमें आप मिस्टेक कर सकते हो। तो देखो ये आपके पास वो कैटेगरी। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड बाय द सिस्टम। तो आपको इनमें से 4 ऑप्शन है, मतलब ये सिंगल चॉइस नहीं है। आपको बताना है इस प्रोसेस में सिस्टम वर्क कर रहा होगा या सिस्टम पे वर्क हो रहा होगा। यहां पर भी देखना है, यहां पर भी यही, यहां पर भी यही। अब आप सोचो आप ये कैसे देखोगे? चलो करें डिस्कस। तो बताओ पहले वाले केस में वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा या बाय द सिस्टम होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो स्टेट चेंज नहीं हो रही तो क्या हुआ? अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो उससे क्या होगा? डेल्टा यू 0। क्यों नहीं? ऐसे नहीं देखते देखो इन क्वेश्चंस को। अच्छा बताओ, मैंने आपको चीज सिखाई थी कि आपके पास 2 तरह का वर्क होता है, एक एक्सपेंशन का वर्क होता है और दूसरा कौन सा वर्क होता है? कंप्रेशन का वर्क होता है। बताओ जब सिस्टम में जो एक्सपेंशन हो रहा होता है तो वर्क का साइन नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है? क्या आता है? नेगेटिव आता है। बताओ जो वर्क नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है? वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम? बाय द सिस्टम, है ना? तो ये चीज हमको पता है, तो आपको यहां पर ऐसे ही रिलेट करना है। सेम चीज, जब कंप्रेशन होगा वर्क पॉजिटिव आएगा, और जब वर्क पॉजिटिव आएगा तब वर्क डन कैसा होगा? ऑन द सिस्टम होगा। सही है? सही है। तब आपको क्या करना है? आपको इन ऑप्शंस में ये देखना है कि किस केस में वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है और किस केस में वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है। जहां एक्सपैंड हो रहा होगा वहां आप क्या बोलोगे? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और जहां कंप्रेस हो रहा होगा वहां पर आप क्या बोलोगे? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आप मुझे बताओ पहले केस में एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, हम कैसे पता करें? वॉल्यूम से। कैसे पता लगेगा वॉल्यूम? वेरी गुड। किससे पता लगेगा? मोल्स से। देखो हमने सीखा है गैसेस के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हम वॉल्यूम को किसके प्रोपोर्शनल मान सकते हैं? मोल्स। तो बताओ यहां गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं? 7 + 4 11 है। बताओ यहां गैसेस के टोटल मोल्स कितने हैं? 6 + 4 10। सिंस वॉल्यूम गैसेस के मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर यहाँ मोल्स डिक्रीज हो रहे हैं तो बताओ वॉल्यूम भी क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो बताओ यहां पर क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन हो रहा होगा। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो W पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क विल बी डन ऑन द सिस्टम। ठीक। अब आप देखो अगर सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो सिस्टम पे वर्क कर कौन रहा होगा? सराउंडिंग। इसको हम एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं, आइदर आप इसे बोल लो वर्क डन ऑन द सिस्टम, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो? और वर्क डन बाय द सराउंडिंग्स। कभी कभी ना कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी बोल देता है
कि बताओ यहाँ पर सराउंडिंग वर्क कर रही होगी या फिर सराउंडिंग पर वर्क हो रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है, जब सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो सिस्टम पर वर्क कौन कर रहा होगा? सराउंडिंग। तो इसको आप वर्क डन बाय द सराउंडिंग भी बोल सकते हो। अच्छा चलो, अब तो आप समझ गए कंसेप्ट। बताओ सेकंड केस में क्या होगा? यहां पर क्या है? गैसेस, यहां पर क्या है? लिक्विड। गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। बताओ सेम कंडीशन पे अगर मैं गैस और लिक्विड को कंपेयर करूं, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा? गैस का। तो सिंस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहां पर भी वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा होगा तो कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। सही है? बताओ थर्ड केस, सॉलिड और लिक्विड, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? लिक्विड। तो बताओ यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो यहां पर क्या हो रहा होगा? एक्सपेंशन हो रहा होगा। और अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। बहुत समझ में आ रहा है? लेकिन ये गलत है। क्यों? ये तो गया, जी तो लोचा हो गया। देखो अब जी गलत कैसे हो गया? बताओ। क्या लेनी पड़ेगी? हीट देनी पड़ेगी। तो यहां पर भी देनी लेनी पड़ेगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, याद करो उस दिन को जब मैंने आपको बताया था कि ये है H2O सॉलिड बोले तो आइस, और ये है H2O लिक्विड बोले तो वाटर। क्या आप मुझे बता सकते हो आइस और वाटर में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? हाँ, दुनिया के सारे सॉलिड लिक्विड एक तरफ, आइस वाटर एक तरफ। आइस एक ऐसा सॉलिड है जिसका वॉल्यूम अपने लिक्विड से क्या होता है? ज्यादा। बाकी सारे सॉलिड्स का वॉल्यूम अपने लिक्विड स्टेट से क्या होता है? हमेशा कम। लेकिन आइस का वॉल्यूम क्या होता है? वाटर से ज्यादा होता है। रीजन केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ चुके हैं। आइस की जो ओपन केज स्ट्रक्चर होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बनती है, उसके अंदर वैकेंट स्पेसेस होते हैं जिनके अंदर एयर फिल हो जाती है। तो एज कंपेयर टू वाटर उसकी डेंसिटी भी कम होती है और उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज्यादा होता है। तो अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, आप आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हो, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। हो रहा है ना? और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो यहां पर फिर से क्या हो रहा होगा? कंप्रेशन। और अगर कंप्रेशन हो रहा होगा तो विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। कहां पर होगा? ऑन द सिस्टम होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? सेम इसी तरह बताओ इस केस में, बताओ H2O सॉलिड, H2O गैस। इस बार हाँ, यहां अपने को दिमाग नहीं लगाना है। ऑब्वियसली गैस का वॉल्यूम सॉलिड से क्या होता है? ज्यादा। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो यहां पर क्या हो रहा होगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा, एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होगा तो बताओ क्या होगा? वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ केसेस हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी आपको वर्क ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम बताना है तो उसका साइन ढूंढने की कोशिश करो। मैंने आपको सिखाया था एक्सपेंशन का वर्क हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आया तो एक्सपेंशन हो रहा है, और पॉजिटिव आया तो वर्क कैसा हो रहा होगा? आपका कंप्रेशन का वर्क हो रहा होगा। बोले यहां तक बात समझ में आती है? चलो, लास्ट लेक्चर में आपको एक और चीज सिखाई थी छोटी सी, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कहां पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई सिस्टम जो हीट एक्सचेंज करता है, बताओ वो किसके इक्वल होती है? भूली भूली हो गई? वापस बोलो। कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम जो हीट एक्सचेंज करता है, बताओ वो किसके इक्वल होती है? देखो, और एनसीवी डेल्टा टी किसके इक्वल होता है? तो फिर ये बोला ना, डेल्टा यू के इक्वल होता है। इतना टाइम थोड़ा लगता है।
चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश किया करो, ठीक है। आप अगर पुराने लेक्चर चीज़ें भूलते जाओगे तो आगे फिर काम नहीं चलेगा अपना, है ना। अभी तो बता दूंगा, पेपर में कौन बताने आएगा, तो बहुत बड़ा सिलेबस भी अपना कवर हो चुका होगा, तो थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो। लास्ट क्लास मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, कोई सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज करता है वो डेल्टा यू के बराबर होता है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जब फर्स्ट लॉ हम पढ़ लेंगे तो मैं इसको दोबारा आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। आज वो समय आ चुका है कि मैं आपको दोबारा से प्रूव करके दिखाऊं। आप बताओ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, बस मैं ऐसे ही प्रूव करके दिखा रहा हूं, याद तो अपने को है ही। बताओ डेल्टा यू किसके इक्वल होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन, तो बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू को तो मैं क्यू ही लिख लेता हूं, दैट वुड बी, ये क्या बन जाएगी आपकी हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सही है। और बात करें डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वर्क। बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बताओ अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी? सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी विल बी इक्वल टू 0 होगा। और अगर डेल्टा वी 0 हो गया तो बताओ डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। हो गया। तो जैसे आप इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज प्लेस करोगे, बताओ डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा? क्यू वी के इक्वल आएगा। और फिर से वही बात जो हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट एक्सचेंज करेगा, चाहे वो हीट लेगा या वो देगा, वो बताओ किसके बराबर होगी? उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी। आई बात समझ में? तो एक और स्टेटमेंट से मैंने आपको प्रूव कर दिया है, इसे आप ध्यान रखें, ये चीज अपने बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, इसे आप कॉपी करो। इसके बाद मैं आपको मिलवाता हूं एक और बहुत ही नए इंपॉर्टेंट टर्म से, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो हम इंटरनल एनर्जी से मिल चुके हैं, हीट वर्क से मिल चुके हैं, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है। अब मैं आपको मिलवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है एंथैल्पी, जिसको आप आगे तक यूज करोगे। कॉपी करो, फिर बात करते हैं एंथैल्पी की। तो शुरू करते हैं अपने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से जिसका नाम है एंथैल्पी। देखो, आपको एंथैल्पी की कई डायरेक्ट डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएंगी, तो इसकी डेफिनेशंस की बाद में बात करूंगा। पहले मैं आपको इसके ओरिजिन पे लेकर चलता हूं कि कहां से हम इस फंक्शन को उठाकर लेकर आए, कैसे ये फंक्शन बना। मैं डायरेक्ट, कुछ लोग इसके डायरेक्ट डेफिनेशन लिखवाते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन। इसका ओरिजिन देखो क्या है, इसका ओरिजिन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आप दोबारा से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखो तो बताओ डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन की। कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं? कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन की। थोड़ा ध्यान से देखना, एट कांस्टेंट प्रेशर बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? माइनस पी इंटू वी टू माइनस पी होगा, ठीक है। तो अब आप देखो, जैसे इस वैल्यू को आप यहां पर प्लेस करते हो तो बताओ डेल्टा यू इज इक्वल टू किसके इक्वल बनेगा? क्यू प्लस, क्यू की जगह मैं लिख रहा हूं क्यू पी, कांस्टेंट प्रेशर है। डब्ल्यू जगह लिख सकता हूं, बताओ माइनस पी इंटू वी टू माइनस होगा। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा यू को तो लिख रहा हूं यू टू माइनस यू वन इज इक्वल्स टू क्यू पी। इसको क्या लिख सकता हूं, बताओ माइनस पी इंटू वी टू, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ये क्या हो गया, पी इंटू वी वन होगा। अब आप देखो, इसको इधर भेज दो और इसको भी इधर भेज दो, तो बताओ QP की वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी? एक तो बनेगा U2 प्लस PV2 बनेगा, इसको इधर भेज दूंगा तो ऐसे माइनस कॉमन आगे क्या बन जाएगा? U1 प्लस P इंटू V बनेगा। अब आप देखो, ये जो आपका U2 प्लस PV2 बना और ये जो U1 प्लस PV1 बना, तो यहां से हम इसको, इन दोनों को मिलाकर हम एक टर्म बनाते हैं। ध्यान देना, इसको मैं लिख रहा हूं U प्लस PV। क्या लिख रहा हूं? U प्लस PV। और
हाँ, अब आप देखोगे ना, अगर ऐसे मैंने प्रेशर यहाँ कांस्टेंट रखा हुआ है तो कांस्टेंट प्रेशर पे स्टेट 1 लिखूं तो वो बन जाएगी U1 प्लस PV1, और कांस्टेंट प्रेशर पे स्टेट 2 लिखूं तो बन जाएगी U2 प्लस PV2। देखो इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप हमें क्या है, देखो ये टर्म मैं बार बार लिखूंगा, बड़ा टर्म है U2 प्लस PV2, U1 प्लस P1, तो इसकी जगह मैंने एक छोटा टर्म लिख लिया जिसको मैंने क्या बोला, H। क्या बोला, H। तो यहां से मुझे एक नया फंक्शन मिला जो कि U प्लस PV है, लेकिन बार बार मैं U प्लस PV लिखूं उसकी जगह मैंने इसका एक छोटा नाम रख दिया H, और इस H को हम लोगों ने क्या बोला, एंथैल्पी फंक्शन। ये क्या है आपका, एंथैल्पी फंक्शन है। सो दिस इज हाउ एंथैल्पी फंक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड। आप हेडिंग में ऊपर लिख देना चाहो तो, इंट्रोडक्शन ऑफ एंथैल्पी फंक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ एंथैल्पी फंक्शन। तो ये आपको याद वाद नहीं रखना है, मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे हमने एंथैल्पी का ये फॉर्मूला बनाया कि हम H को क्या लिखा करेंगे, U प्लस PV लिखा करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो, बताओ इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है? बहुत बढ़िया, स्टेट फंक्शन। बताओ प्रेशर कैसा फंक्शन है, क्यों? आप कहते मैंने स्टेट वेरिएबल डिफाइन किए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ गैस, और स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, सेम। तो प्रेशर भी क्या है आपका, स्टेट फंक्शन है। बताओ वॉल्यूम भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन, तो बताओ एंथैल्पी भी कैसा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन होगा। बोलो बात समझ में आती है, नहीं आती है ना? तो यहां से हमें एक नए स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी। मैं इस QP को क्या लिख सकता हूं, बताओ? इसकी जगह लिख सकता हूं H2 माइनस, इसकी जगह लिख सकता हूं H1, और H2 माइनस H1 किसके बराबर होगा, डेल्टा H के बराबर होगा। तो यहां से हमें एक नए स्टेट फंक्शन की जरूरत पड़ी जिसका हमने क्या नाम रखा, एंथैल्पी फंक्शन नाम रखा। ये स्टेट फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर आने वाले सारे टर्म स्टेट फंक्शन है, देयरफॉर एंथैल्पी भी क्या होगा, आपका एक स्टेट फंक्शन होगा। और इस रिलेशन से बताओ हम क्या बोल सकते हैं, QP इज इक्वल्स टू डेल्टा H। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हीट एक्सचेंज्ड, हाँ, heat exchanged at constant pressure is equal to change in enthalpy of system। तो देखो ये H is equals to U plus PV। आप मुझे बताओ, क्या मैं इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता कर सकता हूं? नहीं। तो अगर मैं एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकता तो मैं एंथैल्पी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कैलकुलेट कर पाऊंगा, चेंज। और वो चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर कर दो, कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम जो भी हीट लेगा या देगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, उसकी एंथैल्पी बोल देंगे। समझ में आ रही बात? एक चीज ध्यान रखना, ये एंथैल्पी एक्सपेरिमेंटली मेजर करने का तरीका है। क्या होता है, यहाँ मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं हम। एंथैल्पी को क्या बोलते हैं, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। अब स्टूडेंट ये बोलते हैं कि जहां जहां डेल्टा H लिखा हुआ गया वहां प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अगर आपको एक सिस्टम के एंथैल्पी में चेंज पता करना है, नापना है, मेजर करना है एक्सपेरिमेंटली, तब आपको कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन रख के हीट निकालनी होगी। बाकी चाहे वॉल्यूम कांस्टेंट हो, चाहे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एंथैल्पी आप डिफाइन कर सकते हो। उसके दो तरीके होते हैं एंथैल्पी को कैलकुलेट करने, एक डायरेक्टली, तो ये डायरेक्ट तरीका है, दूसरे इनडायरेक्ट तरीके होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज की। तो आप इसे कॉपी करो, फिर देखते हैं कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है, स्टेट फंक्शन है, ये तो हम लोगों ने प्रूव कर ही लिया है। फिर हम इसको रिलेट करेंगे किसके साथ, इंटरनल एनर्जी के साथ। तो जो रिलेशन आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बट पहले आप इसे कॉपी करो, कुछ और नॉर्मल बातें करते हैं हम एंथैल्पी के बारे में। तो देखो नेक्स्ट हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं ऑफ एंथैल्पी फंक्शन। ठीक, तो मैंने आपसे बोला सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बताओ ये एक तो कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है।
एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। और हम इसके लिए क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बताओ, चेंज डेल्टा एच के लिए किसकी इक्वल होगी, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। सही है। सेकंड चीज बताओ, सेकंड चीज एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी होती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये किस किस पर डिपेंड करेगी, साइज ऑफ सिस्टम पर और अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम पर ये डिपेंड करेगी। और तीसरी चीज जिसको इंटरनल से मिक्स करवाते हैं, देखो इंटरनल से थोड़ा रिजेंबल करवाते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम किसके फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो फंक्शन के फॉर्म में लिखते थे हम इंटरनल एनर्जी को, u एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड लिखते थे। जैसे हम इंटरनल एनर्जी को फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर लिखते हैं, वैसे ही हम एंथैल्पी को किसका फंक्शन लिखते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर का। एंथैल्पी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो बताओ, जब हम उसको इंटरनल एनर्जी को u को फंक्शन ऑफ वॉल्यूम टेम्परेचर लिखते थे तो हमने एक dH का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला बनाया था। बताओ क्या वैसे ही कोई फॉर्मूला आप यहां बना सकते हो? तो चलो बनाते हैं। चेंज इन एंथैल्पी बताओ, स्मॉल चेंज इन एंथैल्पी अगर मैं DH निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी गुड, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट T इंटू dP प्लस डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt। समझ में आ गया ना? तो देखो याद रखने की इसको जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अब इसमें क्या लगा सकते हैं, केसेस। देखो केसेस कैसे लगाएंगे, हम इंटरेस्टेड है इस वाले टर्म में। ठीक है, तो मैं इस टर्म को डिस्कस कर लेता हूं, ज्यादा अपन डिटेल में नहीं चलते हैं क्योंकि अपन इसको पहले ही कवर कर चुके हैं इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में। तो मेनली हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फिर से इंटरेस्टेड है इस टर्म के अंदर, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी। अगर मैं एक आइडल गैस के लिए बात करूं तो एक आइडल गैस के लिए ये जो टर्म है डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टी कितना होता है, जीरो। कितना होता है, जीरो। ऐसा ही टर्म वहां पर भी जीरो था, डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, बट वहां पर हमने लॉजिक भी दिया था, दिस इज प्रूवन बाय एक्सपेरिमेंट्स, दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। बाय जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आपको बताने के लिए है कि इस एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया है। लेकिन आगे जब मैं आपको एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ा दूंगा उसके बाद में एक बार आपको जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का आइडिया भी दे दूंगा कि वो क्या है, क्योंकि अभी तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे क्योंकि हमने एडियाबैटिक प्रोसेस डिस्कस नहीं किया है। तो हाल फिलहाल तो आप ध्यान रखें, आइडल गैस के लिए ये टर्म कितना होता है, जीरो। अब बताओ, जैसे ये टर्म जीरो हुआ, DH का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट T इंटू dP। वहां पे टर्म बना था डेल यू बाय डेल वी, उसको हमने क्या लिखा था, सॉरी लिखने में गलती हो गई, DH इक्वल टू हमने क्या लिखा था, डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट P इंटू dt बन जाएगा। ये टर्म तो जीरो हो गया। अब बताओ, जब हमने du का फॉर्मूला लिखा था डेल एच बाय डेल टी, सॉरी डेल यू बाय डेल टी का एक टर्म बना था, उसे हमने क्या लिखा था, Cv। बताओ इसको हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर है, इसको हम क्या बोलेंगे, Cp। तो इस टर्म को हम बोल देंगे Cp, और यहां से बताओ DH का फॉर्मूला क्या बनेगा, Cp इंटू dt। बताओ ओवरऑल चेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट फ्रॉम T1 टू T2, ये जाएगा H1 से H2। तो बताओ एक आइडल गैस के लिए चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H का फॉर्मूला क्या बनेगा, N Cp इंटू डेल्टा T फॉर N मोल्स ऑफ गैस। सही है। बताओ डेल्टा U का फॉर्मूला क्या था,
एन सी बी डेल्टा टी, और अब डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या बन गया है, एन सी पी डेल्टा टी, T2 माइनस टी। सही है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आया नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला अपने लिए बन गया है किसके लिए, आइडल गैस के लिए। फिर हम किसके लिए बात कर सकते हैं, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो ये आपके बहुत रेयरली काम में आएगा, सॉलिड्स लिक्विड्स का केस। जब हम सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ कहां पर बात किया करेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे। हो जाएगा, हाँ, वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, पर इसको डिवाइड कर दें, उसके बाद बात करते हैं। तो एट कांस्टेंट प्रेशर बताओ, चेंज इन प्रेशर तो कितना हो जाएगा, 0। जैसे ही dp 0 हुआ, हमारा ये जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें ये टर्म 0 हो जाएगा। फिर से बताओ dH किसके इक्वल आ जाएगा, वही del H अपॉन del T एट कांस्टेंट P इंटू dP, सॉरी dt, जिसको मैं Cp dt बोल सकता हूं। और फिर डेल्टा H निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट n Cp dt फ्रॉम T1 टू T2। अब ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो जो इक्वेशन दिया है उसको आप यहां पर रख कर क्या किया करोगे, इंटीग्रेट किया करोगे। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्ट वैसा ही है, बस डेल्टा U की जगह डेल्टा H आ गया है और Cp की जगह क्या हो चुका है, आपका Cv आ चुका है। तो आज के बाद आपके पास दो तरह की हीट्स हो गई, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा U, और जो कांस्टेंट प्रेशर होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा H। अभी उसको अपन एक डायग्राम फॉर्म में भी ले लेंगे, बट अभी हमारे पास डेल्टा H का एक सिंपल सा फॉर्म ला चुका है, NCP डेल्टा T। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इसे यूज किया करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज हमने क्या लिखा, हमने लिखा है Cp किसके इक्वल है बताओ, डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। तो अगेन बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगी, स्लोप ऑफ एंथैल्पी एंड टेम्परेचर कर्व। तो जो आपको एंथैल्पी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिया होगा, उसकी स्लोप अगर आप निकाल लो तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, Cp के इक्वल आ जाएगी। ठीक, तो ये था अपना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म एंथैल्पी। हमने उसको डिफाइन किया एज H इज इक्वल्स टू U प्लस PV, लेकिन H इज इक्वल्स टू U प्लस PV से हम उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। हम तो एंथैल्पी में चेंज कैलकुलेट करेंगे डेल्टा H, और उसका एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये NCP इंटू T2 माइनस T1। बोलो कोई डाउट, समझ में आता है यहाँ तक? चलो, ये तो ही समझने की बात, एक फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये तो आपने लिख लिया होगा, ठीक, तो मैं इसे उड़ा रहा हूँ। और अब आप बहुत ही काम की चीज पर आए और इसे ध्यान रखें कि भाई सिस्टम जो भी हीट एक्सचेंज करता है, हीट एक्सचेंज लेता है या देता है, वो दो ही कंडीशन पर देगा, आइदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से QV, और जो दूसरी हीट वो एक्सचेंज कर सकता है, दूसरी कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, QP। क्योंकि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब तो हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सुना है, सीखा है कि हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस है ही नहीं तो हीट कहां से फ्लो होगी, नहीं होगी ना। अब आप मुझे बताओ, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी हीट एक्सचेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, बोलो भाई। NCV डेल्टा T क्या होता है, डेल्टा U बोलो ना। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होती है वो किसके इक्वल होती है, डेल्टा U। मुझे पता है मैं इसको याद करवाते करवाते मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी आप इसमें गलती करोगे ही करोगे। हीट एक्सचेंज कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U के बराबर है, जिसे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, NCV डेल्टा T से। सिमिलरली बताओ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होगा, डेल्टा H के, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NCP इंटू डेल्टा T। आई बात समझ में आई है तो आप इसे कॉपी करें। चलो, तो अब ये चीज आपको आज के लेक्चर से बहुत इंपॉर्टेंट सीखने को मिली है, और ये आपको याद रखनी है, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है।
आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज मैंने आपको एक नया टर्म सिखाया, एक तो एंथैल्पी, एक चीज सिखाया आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो समराइज करते हैं हमने क्या पढ़ा है, बट उससे पहले आप इन चीजों का ध्यान रखें। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से आगे शुरू करेंगे। हम डेल्टा यू और डेल्टा एच, अभी दो टर्म जो हमने सीख लिए, हम इनको रिलेट करना शुरू करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपके बहुत ज्यादा काम में आएगा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। आज के लेक्चर में सबसे पहले हमने बात की जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जहां पर हमने सीखा कि जब दो सिस्टम अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में है और वो मतलब दो सिस्टम अलग अलग एक तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये दोनों सिस्टम भी किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। फिर मैंने आपसे बात की कि तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, कौन कौन से, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मटेरियल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना है तो तीनों टाइप के इक्विलिब्रियम एक साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक, दूसरा हमने बात की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आप इसमें कुछ याद रखो ना रखो, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, जितनी भी वैल्यूज रखोगे विद साइन रखोगे और सबकी यूनिट्स भी क्या होनी चाहिए, सेम। ये गलती बिल्कुल मत करना। उसके बाद हमने बात की एंथैल्पी फंक्शन की। एंथैल्पी फंक्शन एच को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एज यू प्लस पीवी, लेकिन हम इसे यहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, तो हम क्या बताते हैं उसके अंदर, चेंज। ठीक, तो एक चेंज तो हम इस फॉर्मूले से भी निकालेंगे, वो भी हम नेक्स्ट क्लास सीखेंगे। पर आज आपने एंथैल्पी चेंज का एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है, एनसीपी इंटू डेल्टा टी। और ये जो एनसीपी इंटू डेल्टा टी होता है, ये किसके बराबर होता है, क्यूपी के बराबर होता है। नेक्स्ट क्लास हम डेल्टा एच और डेल्टा यू को रिलेट करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप अपना ध्यान रखें।